इस वक्त हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर राजीव कुमार, आप नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि जो ये बजट आया है, आपको क्या लगता है कि इससे क्या हो सकता है? जो हमारा एक तरीके से जो हमारी इकोनॉमी है, जो आईसीयू में चली गई थी, आपको लगता है कि उससे बाहर आ जाएगी? अवश्य आ जाएगी। वैसे तो ये कहना ठीक होगा कि आईसीयू से तो बाहर अब आ गई है, क्योंकि 21-22 में ही अर्थव्यवस्था हमारी 9.2% से आगे बढ़ेगी। और हम्म। अब जो आने वाले साल में 22-23 में ये उम्मीद की जा रही है कि 8.5% से आगे बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस बजट में माननीय वित्त मंत्री ने शुरू में ही कहा कि अब हम जो निजी निवेश को बढ़ाने के लिए जो हम कर रहे हैं, जो हमने कदम उठाए गए हैं, उसको वो जब जो उठाए गए तो, और निजी निवेश जब तेजी से आगे बढ़ेगा तो हमारी अर्थव्यवस्था शर्तिया ही अस्पताल से भी बाहर आ जाएगी और तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगी, जिससे कि हम हम्म। सभी को फायदा होगा और खासतौर से रोजगार को बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। तो ठीक मेरा है। ये मानना है कि बजट जिसका की फोकस बहुत ज्यादा निजी निवेश को बढ़ाने के लिए और रोजगार को बढ़ाने के लिए है, उससे हम्म। हमारी अर्थव्यवस्था में एक नया मोमेंटम जरूर आएगा। ठीक है, मैं आगे आपसे सारी चीजों पर सवाल पूछूंगा। अलग अलग सेक्टर्स को लेकर थोड़ा हमारे दर्शक समझना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा ये बताइए, ये 25 सालों का ब्लूप्रिंट क्यों कहा जा रहा है इस बजट को? 25 साल का ब्लूप्रिंट इसलिए कहा जा रहा है कि इसमें नींव डाली जा रही है एक नए भारत की। और वो नींव डाली जा रही है, अगर आप बजट को ध्यान से देखें, उनकी वित्त मंत्री की स्पीच को ध्यान देखें, तो इसमें बहुत सारी जगह पर नई टेक्नोलॉजी की, सनराइज सेक्टर्स की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की, प्राकृतिक खेती की, जो नई नई चीजें हैं उनके बारे में न सिर्फ जिक्र किया गया मगर उसमें आवंटन भी किया गया है। और उस आवंटन और फिर साथ में जो हमारा गति शक्ति का जो मास्टर प्लान है, जिसमें कि हम 7 सेक्टर्स को मिलाकर उनको एक लॉजिकल फ्रेमवर्क में लाकर उसमें एक सीमलेस इंटरकनेक्टिविटी बनाकर तब आगे हम्म। काम करेंगे, तो ये जो हमारा एक वैश्विक स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार होगा, उससे हमारा जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसको, और हम आम लोगों को, आप और मेरे जैसे लोगों को बहुत तेजी मिलेगी, बढ़त होगी। तो इसकी वजह से ये ये साफ देखा जा रहा है कि ये जो बजट है वो इस नए भारत की जो है वो एक सुदृढ़ नींव डाल रहा है इन सब कदमों से जो उसमें उठाए गए हैं। ठीक है, तो ये तो 25 सालों की बात हुई। अब अपने देश के सामने जो तात्कालिक समस्या के तौर पर दो बड़ी चीजें नजर आती हैं, उसमें एक तो महंगाई है और दूसरी चीज है बेरोजगारी। आपको लगता है कि इस बजट के जरिए उसे एड्रेस किया जा रहा है? देखिए, महंगाई का जहां तक बात है, वो जिम्मेवारी हमारी केंद्रीय बैंक की है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है। और उसमें वो बहुत पैनी नजर रखे हुआ है। और हर दूसरे महीने में उसमें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है, उसमें वो लोग बहुत बहुत गहराई से उसका विश्लेषण करते हैं। और मेरा ये मानना है कि 5.6% पर अगर महंगाई बढ़ रही है तो उसमें अभी कोई ऐसी बहुत तेजी नहीं आई है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो जिस जिस रफ्तार से भी बढ़ रही है, उसकी वजह जो है वो डिमांड नहीं है, एक्सेस डिमांड नहीं है कि भाई मांग बहुत तेजी से बढ़ रही हो और सप्लाई हमारी उसके साथ कदम से कदम नहीं मिला पा रही हो। बल्कि इसलिए है कि हमारी जो सप्लाई साइड की प्रॉब्लम्स है, हमारी जो हमारे मतलब जो अवेलेबिलिटी, चिप्स की अवेलेबिलिटी, सेमीकंडक्टर की अवेलेबिलिटी, और या फिर जो हमारे देश में और चीज़ें हैं, या फिर कुछ आयात से, जैसे कि कमोडिटी प्राइसेस या खनिज तेल के दामों से आ रही है। तो इसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि इन्फ्लेशन पे हमें इतना ज़्यादा परेशान अभी होना चाहिए। और वैसे भी मुझे पूरा भरोसा है कि क्योंकि ये एक कानूनी लक्ष्य है रिजर्व बैंक का, वो उस पर नज़र रखें और उसको वो बिल्कुल जैसा ठीक होगा उसको वैसे ही उसको 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 वो उस पर कदम उठाएंगे। जहाँ तक रोजगार की बात है, तो मुझे मुझे साफ लगता है, उसको जरा सा समझने की बात है कि इस बजट का एक खास लक्ष्य ही रोजगार को बढ़ाना है। और उस हम्म। रोजगार को बढ़ाने के लिए ये कहना कि सिर्फ रोजगार सरकार अपनी नौकरियां दे दे, जैसे मनरेगा में या कुछ और किसी और तरह से वो उससे नहीं होता है। जैसे मैंने शुरू में भी कहा, अगर निजी निवेश बढ़ेगा और उसको बढ़ाने के लिए जो भी कदम उठाए गए हैं, उससे ही रोजगार की बढ़त में तेजी आएगी।
जैसे कि नहीं, लेकिन हमने लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर, राजीव जी, लेकिन जो सरकार 60 लाख नौकरियों की बात कह रही है, वो कहाँ से आएंगी नौकरियां फिर? वो वो कैसे तो उन्होंने सृजित साफ होंगी? कहा है, वो तो उन्होंने साफ कहा है कि वो तो 14 जो हमारे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के सेक्टर्स हैं, और ये बिल्कुल सब जगह बिल्कुल खास है। सनराइज सेक्टर में बड़े अच्छे सेक्टर्स हैं, जिसमें कि इस बजट में 19,000 करोड़ रुपया सोलर पावर के लिए दिया गया। अब आपको एक उदाहरण के तौर पर ये 19,000 करोड़ रुपया दिया गया है कि अगर आप हमारे सोलर मॉड्यूल्स की कैपेसिटी को हिंदुस्तान में बनाएंगे, भारतवर्ष में बनाएंगे, तो आपको ये पैसा मिलेगा, मतलब कैश इंसेंटिव मिलेगा। जब ये बनेगा तो उसमें रोजगार बढ़ेगा, उसमें रोजगार में बढ़त आएगी। और ऐसे इतना अच्छा रिस्पांस हुआ है, मैं आपको बताऊं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स में है या फिर वो एडवांस सेल बैटरीज में है, इस तरह से कि हम्म। ये 60 लाख जो नौकरियां हैं वो तो इन 14 सेक्टर्स में ही आने की बात है। इसके जी। अलावा जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, जिसमें खुद भी जो है वो नौकरियां बढ़ेंगी, और फिर उसके अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होने की वजह से हमारे निर्यात बढ़ हम्म। पाएंगे, और हम्म। उसके बाद उसकी वजह से हमारी आमदनी बढ़ेगी, तो उससे फिर जो 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 वो जो हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा, उससे फिर हमारी जो है वो ठीक है। जो रोजगार बढ़ेंगे। तो जी। और आखिरी चीज ये है कि हम्म। इसमें जो उन्होंने कहा है कि 50,000 करोड़ रुपया जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए जो करा गया है एलोकेट इमरजेंसी क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम में, उससे जो जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा असर पड़ा था, बुरा जी। असर पड़ा था पेंडेमिक में, उसमें हम्म। रोजगार फिर से तेजी से बढ़ने शुरू हो जाए। ठीक है राजीव जी, अब सवाल किसानों को लेकर भी है, क्योंकि आपको पता ही है पिछले सालों में किसानों को लेकर बड़ी चर्चा हुई, बड़ा लंबा आंदोलन भी चला। एक बात कही थी सरकार ने कि 2022 तक किसानों की जो आमदनी है उसे दुगना किया जाएगा, उसे दुगना करने का लक्ष्य था। फरवरी को में हमारी बातचीत हो रही है, आज 1 फरवरी 2022 है। क्या आपको लगता है कि ये 11 महीनों में हम इस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे इस बजट के जरिए? ये 22, ये जो जो दुगना होना था उसका बेस ईयर में भूल गया हूँ कि क्या था, इसलिए मुझे 17, अंदाज नहीं है। मगर ये 2017, जो आज है, तो उसको 2017 के देखना आसपास ये पड़ेगा बात कि कही गई थी जी। 2015, तो उसमें देखना पड़ेगा कि किसानों की आमदनी उस समय क्या थी। मगर जो हम्म। जो बात साफ है आज जो बजट में कही गई कि 1,000 मेट्रिक टन से ज्यादा प्रिक्योरमेंट किया जाएगा गेहूं और चावल का, जिसमें कि 2.7 लाख करोड़ किसान को एमएसपी से मिलेंगे। हम्म। और ये आमदनी किसान की बढ़ेगी ही इससे। और जी। इसके अलावा जो जो आपसे बात आज मैं कर रहा था पहले, कि अगर जब प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहन मिलेगा, तो उसमें हम्म। आपको जैसा पता है कि लागत जो है वो 1/10 रह जाती है। और हम्म। जो उसमें जो उसके जो पदार्थ पैदा होते हैं, क्योंकि वो रसायन हम्म। मुक्त होते हैं, तो उसमें जो है कीमतें किसान को ज़्यादा अच्छी मिलती है। और जी। फिर जो आज बात हुई बजट में कि तिलहन का आयात कम करने के लिए और उसको हमारे अपने देश में उसका पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाए जाएंगे, उससे भी किसानों की आमदनी बढ़ेगी। तो मुझे ठीक है। लगता अच्छा। है कि हम उस लक्ष्य को पाने में काफी समर्थ। ठीक है, आपको लगता है समर्थन। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी को लेकर भी बहुत बात हो रही है। सरकार ने जो एक बड़ा फैसला ले लिया, 30% टैक्स की बात उसमें जो कही गई है, क्या इसका मतलब हम निकालें कि इसे लीगल करने की दिशा में सरकार बढ़ रही है? हाँ, मेरा तो यही विचार है, क्योंकि आप जिस चीज पर भी आप टैक्स लगाते हैं, तो वो हम्म। लीगल ट्रांजैक्शन पे ही टैक्स लगता है। इलीगल ट्रांजैक्शन पे तो इलीगल ट्रांजैक्शन तो इलीगल होते हैं, उस पर तो टैक्स लगने का, वो तो काला धन होता है। तो हम्म। मेरे ख्याल में ये बिल्कुल साफ जाहिर है, तो ये साफ जो है वो इंडिकेशन है कि हम्म। सरकार इस पे एक पैनी नजर रखेगी और उसको हम्म। रेगुलेट करेगी। और इतना जो टैक्स लगा है वो इस वजह से है कि एक तरह से सावधान करना है हमारे उन सब रिटेल इन्वेस्टर्स को, इसमें सावधानी बरती जाए। ठीक और है। जो 1% ट्रांजैक्शन टैक्स लगा है, उसका भी अभिप्राय ये है कि जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो उन सब पर उसकी एक सूची सरकार के पास नियमित रूप से आ जाए। तो हम्म। मुझे लगता है कि हम लोग इस क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो एसेट्स को, जो कि एक हम्म। उभरती चीज है, जो है उसको हम एक तरह से हमने इस बजट में मान्यता दे ही दी है। एक और अहम बात है सर, आपको पता है कि कोरोना के बाद जिस तरीके के हालात बने, एक बात कही जाती है वी शेप में रिकवरी और वाई शेप में। सरकार तो वी शेप का दावा करती है, लेकिन जो स्थितियां नजर आती है ऐसा लग रहा है कि वाई शेप में रिकवरी है। आपको लग रहा है कि बजट से कुछ बदलाव हो पाएगा उसमें, उस स्थिति में, उस हालात में? वाई शेप भी कहते हैं कुछ लोग, के शेप भी कहते हैं, वगैरह वगैरह। हाँ, मगर जो मैं के शेप। जी। जिस तरह की मैं बात कर रहा था आपसे, कि जो ये हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की जो बात की गई है और जो एमएसएमई के लिए बात की गई, कि उसमें जो है वो
उनको लोन ज़्यादा मिलेगा और उसमें कोई 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है और हॉस्पिटैलिटी के लिए 50,000 करोड़ का प्रावधान किया है। उससे ज़रूर उन क्षेत्रों को और उन लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा, उन इकाइयों को जो कि इससे पेंडेमिक से जो थे वो प्रताड़ित थे, और इनमें रोजगार भी बढ़ेगा और इनमें इन इकाइयों को फिर से उभरने का पूरा अवसर मिलेगा। और मुझे लगता है इस पर उनकी भी जो है वो आमदनी आगे तेजी से बढ़ेगी। एक आखिरी सवाल है कि ये जो टैक्स पेयर्स हैं और खासतौर पर जो मिडिल क्लास है, ऐसा लग रहा है कि इस बजट में भी उसको थैंक यू कह दिया गया, वो थोड़ा निराश है। देखिए, मैं भी मध्यम वर्ग का ही व्यक्ति हूँ और मुझे आज से 30 साल से मैं बजट को देख रहा हूँ। मेरे ख्याल में करीब करीब हर बजट में ये कहा जाता है कि मध्यम वर्ग निराश हो गया, और ये मुझे बात समझ में आती नहीं। और वो इसलिए कि मैं आपको एक अनुपात बताने की बात कर रहा हूँ कि हमारा जो न्यूनतम आय है जिसपे कि टैक्स लगता है वो शायद 5 लाख रुपए है। ये ठीक बात है ना? और ये 5 लाख रुपए का अगर आप अनुपात हमारी देश की औसत आमदनी से देखें, जो कि करीब 1,20,000 रुपए कुछ है, तो करीब 5 गुना है। आप पूरे सभी विश्व में सब देशों को देख लें, काश ही कोई ऐसा देश होगा जिसमें कि अनुपात इतना ज्यादा है। और हर बार ये भी बात की जाती है कि इस अनुपात को कम करने की और हमारे करों की नेटवर्क को, बेस को बढ़ाने की जरूरत है, जिससे कि दर कम किए जा सके जी। तो ये कहना, ये मानना कि जो है वो हर बार या तो दर करके कम किए जाएं या फिर जो है वो उस न्यूनतम आय को और ऊपर बढ़ाया जाए। नहीं, लेकिन दर कम करने के लिए दायरा बढ़ाना जरूरी है ना टैक्स पेयर का, जिस तरफ आप भी इशारा कर रहे हैं, तो वो चीज हो नहीं पा रही है। हाँ। दायरा बढ़ेगा जबकि जो न्यूनतम आय है जिस पर कर लगेगा वो बढ़ेगा, और बाकी दायरा और भी बढ़ सकता है, कम दर हो सकती है अगर जीएसटी जो अच्छी तरह से बढ़ रहा है वो और आगे बढ़ जाए। और जो मैं बात जिस तरह आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता था वो ये है कि हमारी औसत आय जो कि है और जो आय जिस पर प्रत्यक्ष कर लगता है उसका अनुपात बहुत ज्यादा है किसी भी देश में। और दूसरी चीज ये कि अभी भी हमारा जो कर और जीडीपी, टैक्स टू जीडीपी रेशियो है, वो हमारे ही और देशों के मुकाबले में, हमारे जैसे और देशों के मुकाबले में भी काफी कम है। और अगर ये नहीं बढ़ेगा तो जो हम लोग वाकई गरीब जो लोग हैं और जो सरकार का फर्ज है, मतलब अच्छी शिक्षा देना, स्वास्थ्य को ठीक से रखना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, उसमें सरकार सक्षम नहीं हो पाएगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि मध्यम वर्ग को निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आगे जो सरकार जिस तरह से जल जीवन मिशन चला रही है, उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन चलाया, टॉयलेट्स बनाए, तो इस तरह से सड़कें बन रही हैं, 25,000 किलोमीटर इस साल में बन जाएंगी और हाईवे, उनसे जो फायदे हो रहे हैं उस पर नजर मध्यम वर्ग को रखनी चाहिए। अब शिक्षा में 1 लाख करोड़ से ज्यादा आवंटन है, तो उससे फायदा मध्यम वर्ग को ही तो होगा ना। या स्किल्स में जो बात, मतलब बहुत सारे ऐसी जगह हैं जिससे कि सारे फायदे मध्यम वर्ग को ही आते हैं। चलिए डॉक्टर राजीव जी, बहुत विस्तार से आपने सारी जानकारी दी बजट को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद आप। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।